पिछले क्लास में हम आपसे बात कर रहे थे कि किसी भी रिएक्शन का रेट लॉ क्या होता है और रिएक्शन का रेट लॉ निकालते कैसे हैं, और आपने यह भी देखा था अर्हेनियस इक्वेशन क्या होता है और अर्हेनियस इक्वेशन के बेसिस पे हम न्यूमेरिकल कैसे करते हैं। तो हम अभी आज के क्लास में आपसे बात करने वाले हैं कोलिजन थ्योरी ऑफ रिएक्शन, मीन्स अभिक्रिया का टक्कर सिद्धांत या अभिक्रिया का संघट्ट सिद्धांत। देखिए, ये जो कोलिजन थ्योरी होती है ना, वह वाकई में इस बात के बारे में डिस्क्राइब करती है कि कोई भी रिएक्शन हो, उस रिएक्शन के स्टेप क्या होंगे, और जो रिएक्शन हमको सिंपल सा रिएक्शन दिखता है, उस सिंपल से दिखने वाले रिएक्शन में भी वाकई में क्या क्या चीज़ें होती हैं, तब जाके रिएक्शन कंप्लीट होता है। तो ये सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे कोलिजन थ्योरी ऑफ रिएक्शन में। और आप ये जानते रहेंगे जो रिएक्शन की कोलिजन थ्योरी है वो कई सारे, चूँकि थ्योरी है तो कई सारे पॉइंट में होगी, हम एक एक पॉइंट के बारे में डिस्क्राइब करते हैं। तो कोलिजन थ्योरी में सबसे बड़ी बात जो है, सबसे पहली बात भी है, तो कोलिजन थ्योरी में सबसे पहली बात यह है कि कोई भी रिएक्शन हो, कितना ही सिंपल क्यों ना हो, जब तक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड नहीं करते हैं, टक्कर नहीं करते हैं, रिएक्शन स्टार्ट नहीं होती है। और ये था कोलिजन थ्योरी का फर्स्ट पॉइंट। जैसे हम अगर किसी रिएक्शन के बारे में बात करें, बाय द वे हम कोई रिएक्शन ले लेते हैं H2 प्लस I2 इक्वल टू 2HI। तो इसमें सिंपल सी बात है, कोलिजन थ्योरी से आप समझते भी होंगे कि H2 और I2 के मॉलिक्यूल की आपस में जब तक कोलिजन नहीं होगी, टक्कर नहीं होगी, रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं होगा, हाइड्रोजन आयोडाइड नहीं बनेगा। ये पहला पॉइंट था। और कोलिजन थ्योरी का दूसरा पॉइंट जो है वो ये बताता है कि रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल की जो आपस में टक्कर होगी, तो यह जरूरी नहीं है कि सारी टक्कर से रिएक्शन हो ही जाए। ध्यान दें आप, दूसरा पॉइंट ये कहता है कि कोलिजन किसी भी रिएक्शन में जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल होते हैं वो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपस में टक्कर करे और सभी टक्कर से रिएक्शन हो ही जाए, ये ज़रूरी नहीं है। वाकई में जिन टक्कर से रिएक्शन होता है उन टक्कर को हम बोलते हैं इफेक्टिव कोलिजन, प्रभावी टक्कर। तो ये चीज़ आप याद रखें, जिन टक्कर से रिएक्शन होता है उन टक्करों को हम बोलते हैं इफेक्टिव कोलिजन, प्रभावी टक्कर। और प्रभावी टक्कर के बारे में दो चीज़ आप समझें। इफेक्टिव कोलिजन के बारे में बड़ी बात यह है, इफेक्टिव कोलिजन के बारे में दो बातें। इफेक्टिव कोलिजन के बारे में दो बातें। पहली बात तो यह है कि मस्ट हैव अ सफिशिएंट एनर्जी जो मॉलिक्यूल हैं जो आपस में टक्कर करेंगे, तो उन मॉलिक्यूल के पास कम से कम एक डिफिनिट, एक निश्चित ऊर्जा का होना जरूरी है। अगर बाय द वे उससे कम ऊर्जा रहेगी तो उनके बीच में इफेक्टिव कोलिजन नहीं होगी। तो इफेक्टिव कोलिजन के लिए जरूरी बात पहली तो यह है कि मॉलिक्यूल्स मस्ट हैव ए सफिशिएंट एनर्जी। और इफेक्टिव कोलिजन के लिए दूसरी बात क्या है? इफेक्टिव कोलिजन के लिए दूसरी बात है प्रॉपर ओरिएंटेशन। मॉलिक्यूल जो कि आपस में कोलाइड करेंगे उनका ओरिएंटेशन प्रॉपर होना चाहिए। ये ओरिएंटेशन का मामला क्या है वो जरा हम देख लेते हैं। तो जैसे हम इसी रिएक्शन को लेके चल रहे हैं, तो हमारे पास क्या है, ये है H2 का मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन एटम आपस में सिंगल बॉन्ड से अटैच है, ये H2 है। और I2 की साइज आपको पता है, I2 की साइज बड़ी होगी चूंकि आयोडीन बड़ा एटम होता है। तो ये है कुछ I2, आपस में सिंगल बॉन्ड से ये भी अटैच है, ये I2 है। बाय द वे H2 और आप इतना तो समझ ही गए हैं पहले पॉइंट से कि H2 और I2 के मॉलिक्यूल के बीच में कोलाइड होना जरूरी है, कोलिजन जरूरी है, तभी जाके रिएक्शन स्टार्ट होगा। अब कोलिजन भी कैसे हो? पहली बात तो कोलिजन के लिए दोनों मॉलिक्यूल के पास कम से कम एक डिफिनिट एनर्जी का होना जरूरी है, वो हमने यहाँ पे लिखा है। दूसरी बात भी आप समझते हैं कि जो कोलिजन होगी उस कोलिजन का ओरिएंटेशन भी प्रॉपर होना चाहिए। जैसे अगर बाय द वे ये दोनों मॉलिक्यूल जैसे अगर ऐसे ही कोलाइड करते हैं
ये मालिक्यूल जैसे हैं, मीन्स ये H2 हो गया और ये है I2। अगर ये मालिक्यूल आपस में ऐसे ही कोलाइड करते हैं तो ये प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं है, ये है इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन। ये इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन है। तो प्रॉपर ओरिएंटेशन कैसा होगा? प्रॉपर ओरिएंटेशन होना कैसे चाहिए? अगर मॉलिक्यूल कुछ ऐसे कोलाइड करते हैं, H2 और ये I2, H2 और I2, अगर इनके बीच में कोलिजन कुछ ऐसे होती, इस तरीके से कोलाइड करते लेटरल, तब जाके ये एटम्स का एक दूसरे से कनेक्शन हो पाता और तब जाके 2Hi बनता। तो दो चीज़ें आप याद रखेंगे इफेक्टिव कोलिजन के बारे में। पहली बात तो इफेक्टिव कोलिजन वो कोलिजन है जिन कोलिजन के द्वारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं। और इफेक्टिव कोलिजन की कंडीशन क्या है? तो इफेक्टिव कोलिजन की पहली कंडीशन हमने आपसे कहा कि जो मालिक्यूल, जो रिएक्टेंट मालिक्यूल है जो कि कोलाइड करने जा रहे हैं, उन रिएक्टेंट मालिक्यूल के पास कम से कम एक सफिशिएंट एनर्जी का होना जरूरी है। और सफिशिएंट एनर्जी के साथ साथ वो कोलिजन का ओरिएंटेशन भी प्रॉपर होना चाहिए। और ओरिएंटेशन के मायने क्या है वो हमने आपको बताया। जैसे अगर हम इस रिएक्शन के बारे में बात करें, H2 और I2 आपस में अगर कोलाइड करेंगे, तो अगर इस तरीके से H2 और I2 कोलाइड करते हैं तो आप समझते हैं हाइड्रोजन के दो एटम हैं यहाँ पे H2 में, और I2 में भी आयोडीन के दो एटम हैं। तो सारे एटम्स का आपस में कनेक्शन प्रॉपरली नहीं हो रहा है। तो इस तरीके से अगर कोलिजन होगी, टक्कर होगी, तो ये है इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन। लेकिन अगर कोलिजन बाय द वे ऐसी होती, H2 और I2 ऐसे लेटरल कोलाइड करते, तो आप समझते हैं दोनों हाइड्रोजन एटम का, दोनों आयोडीन एटम से कनेक्शन बनता और तब जाके प्रोडक्ट कन्वर्ट हो पाता, प्रोडक्ट बनता। तो इस तरीके से ये तो इफेक्टिव कोलिजन के बारे में बात थी। अगर हम कोलिजन थ्योरी के अगले पॉइंट के बारे में बात करें तो अगला पॉइंट ये बोलता है कि जैसे किसी भी रिएक्शन में जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल होते हैं, बात समझें आप ध्यान से, किसी भी रिएक्शन में जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल होते हैं, यह जरूरी नहीं है कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की एनर्जी पहले ही इफेक्टिव कोलिजन के लिए जरूरी एनर्जी के बराबर हो। बात समझें आप। जैसे हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं यहाँ पे, ये वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये है एक्स एक्सिस। अब यहाँ पे हम दिखा देते हैं, एक्स एक्सिस पे हम लेके चल रहे हैं टाइम। टाइम के साथ रिएक्शन में या रिएक्टेंट की एनर्जी में क्या चेंजेस होंगे वो हम देखने वाले हैं। तो एक्स एक्सिस पे हम दिखा रहे हैं टाइम को और वाई एक्सिस पे हम दिखा रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी, इधर टाइम बढ़ेगा और इधर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। जरा इमेजिन करें आप कि किसी भी रिएक्शन में जो रिएक्टेंट हैं उनकी एनर्जी अभी ये है, रिएक्टेंट की एनर्जी अभी ये है, और इसको हमने दिखाया ER से। ER का मतलब एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, तो रिएक्टेंट की एनर्जी ये है। और बाय द वे इफेक्टिव कोलिजन होने के लिए ये है एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर इफेक्टिव कोलिजन। तो रिएक्टेंट की एनर्जी ये है, कम है, लेकिन इफेक्टिव कोलिजन होने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए वो ये है, ज़्यादा है।
तो होता यह है, रिएक्शन तब तक स्टार्ट नहीं होगा जब तक कि रिएक्टेंट की एनर्जी को हम उस लेवल तक न पहुंचा दें जो कि इफेक्टिव कोलिजन के लिए ज़रूरी है। क्योंकि आप समझ चुके हैं कि जब तक मॉलिक्यूल के बीच में इफेक्टिव कोलिजन नहीं होगा, मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा ही नहीं। तो रिएक्टेंट की एनर्जी ये है, इफेक्टिव कोलिजन के लिए ज़रूरी एनर्जी ज़्यादा है। तो होना क्या है, हम ऐसे में क्या करेंगे, रिएक्शन में एनर्जी ऐड करेंगे। ध्यान दें आप, हम एनर्जी दे रहे हैं और एनर्जी देंगे तो क्या होगा, मीन्स रिएक्शन को हीट करें या फोटो एनर्जी दें या इलेक्ट्रिकल एनर्जी दें, जैसी भी एनर्जी दें, एनर्जी बशर्ते देनी पड़ेगी रिएक्शन में। तो अगर हम रिएक्शन में एनर्जी ऐड करें तो क्या होगा, विथ टाइम एनर्जी इंक्रीज होगी। देखिए इधर टाइम इंक्रीज हो रहा है, इधर एनर्जी इंक्रीज होगी। तो ग्राफ कुछ ऐसे चलेगा, विथ टाइम एनर्जी इंक्रीज होगी। ये तो ये टाइम पे ये टाइम पर क्या हुआ है, ये टाइम पे जाके रिएक्टेंट की एनर्जी उस एनर्जी के लेवल में हो गई है जो कि इफेक्टिव कोलिजन के लिए ज़रूरी था। तो जैसे ही ऐसा होगा, मॉलिक्यूल्स के बीच में इफेक्टिव कोलिजन स्टार्ट हो जाएंगे और इफेक्टिव कोलिजन स्टार्ट हो जाएंगे तो रिएक्शन शुरू हो जाएगा। तो अब देखिए, अब जब इफेक्टिव कोलिजन हो गया है मॉलिक्यूल के बीच में, रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा तो क्या होगा, एनर्जी लेवल फिर से ड्रॉप होगा। बाय द वे एनर्जी लेवल इस पे जाके कांस्टेंट हो गया अगर, तो ये क्या है, इसको हम दिखा देते हैं। ये है प्रोडक्ट बन गया, यहां पे रिएक्शन कंप्लीट हो गया। तो ये है एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। ये बातें आप समझ पाए? तो एक बार फिर से हम रिपीट कर देते हैं पूरे ग्राफ को। ये एक्स एक्सिस पे हमने टाइम दिखाया, वाई एक्सिस पे हमने पोटेंशियल एनर्जी दिखाया और हमने ये दिखाया कि रिएक्टेंट की एनर्जी स्टार्ट में ये है, लेकिन इफेक्टिव कोलिजन के लिए जो एनर्जी चाहिए वो लेवल ये है। तो एक टर्म आप और भी याद रखेंगे, किसी भी रिएक्शन में मॉलिक्यूल के बीच में इफेक्टिव कोलिजन हो, बात समझें आप ध्यान से, किसी भी रिएक्शन में मॉलिक्यूल के बीच में इफेक्टिव कोलिजन हो, उसके लिए मॉलिक्यूल के पास कम से कम एक डिफिनिट ऊर्जा का होना जरूरी है। ये बात आप समझ चुके हैं। और उसी डिफिनिट ऊर्जा को हम बोलते हैं उस रिएक्शन की थ्रेशोल्ड एनर्जी। ये है थ्रेशोल्ड एनर्जी, या साइट में हम दिखाते हैं टी ई, थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो हम रिपीट कर देते हैं, किसी भी रिएक्शन में मॉलिक्यूल के बीच में इफेक्टिव कोलिजन हो, उसके लिए जितनी भी एनर्जी जरूरी है उस एनर्जी को हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। अभी आपने ये देखा कि रिएक्शन स्टार्ट करने के लिए हमको रिएक्टेंट की एनर्जी को थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर कम से कम करना पड़ेगा, और इसी बात को हम बोलते हैं, ध्यान दें आप, वाकई में थ्रेशोल्ड एनर्जी को ही हम बोलते हैं। हम यहाँ पे फिर से लिख देते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी को ही हम बोलते हैं एनर्जी बैरियर। एनर्जी बैरियर क्यों बोलेंगे? क्योंकि जब तक रिएक्टेंट की एनर्जी इसके बराबर नहीं होगी तब तक रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं होता है। तो कुल मिला के आप ऐसे समझ लें कि रिएक्टेंट की एनर्जी को हमें इस एनर्जी बैरियर को क्रॉस कराना है। जब तक इस एनर्जी बैरियर तक हम रिएक्टेंट की एनर्जी को बढ़ा के बराबर ना कर दें तब तक रिएक्शन स्टार्ट नहीं होता है। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी को हम बोलते हैं एनर्जी बैरियर। अब एक टर्म आप और भी समझ ले, जैसे हम जिस रिएक्शन के बारे में बात कर रहे थे, हम वाकई में आपसे इस रिएक्शन के बारे में बात कर रहे थे, H2 प्लस I2 इक्वल टू 2HI। वाकई में इस रिएक्शन की पूरी मैकेनिज्म कैसे रही होगी, रिएक्शन कैसे कंप्लीट हुआ होगा, वो आपसे हम बात करने वाले हैं। तो H2 मॉलिक्यूल को हम, चूंकि हाइड्रोजन छोटे साइज में होता है, तो H2 मॉलिक्यूल को हम ऐसे दिखा दे रहे हैं, ये H2 मॉलिक्यूल है, और I2 मॉलिक्यूल साइज में थोड़ा बड़ा होता है, तो ये I2 मॉलिक्यूल है, H2 और फिर I2।
अच्छा, रिएक्शन स्टार्ट हो उसके लिए क्या होगा, दोनों के बीच में कोलिजन जरूरी है। और कोलिजन भी कैसी, प्रॉपर ओरिएंटेशन के साथ में और प्रॉपर एनर्जी के साथ में, मींस थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर कम से कम इनकी एनर्जी रहे। ये चीजें आप समझते हैं। तो इनके बीच में कोलिजन हम दिखा रहे हैं प्रॉपर ओरिएंटेशन के साथ में। तो ये H2 है, समझते हैं आप, और ये है I2। H2 I2, इनके बीच में होगी कोलिजन। ओरिएंटेशन पे ध्यान दें आप, ओरिएंटेशन यही है, इनके बीच में कोलिजन होगी। और कोलिजन होने के बाद कंडीशन क्या होगी, कोलिजन होने के बाद में कंडीशन कुछ ये हो जाएगी। H2 हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन H2, और ये है I2। तो H2 और I2 के बीच में कोलिजन हो गई, कंडीशन कुछ ये दिखाई पड़ी हमको। और अगली कंडीशन में क्या होगा पता है, ये जैसे ही कोलिजन होगी तो कोलिजन के द्वारा कम से कम इतनी ऊर्जा मॉलिक्यूल्स को मिल जाएगी कि जो पुराने बांड थे वो पुराने बांड ब्रेक होने स्टार्ट हो जाएंगे। बात समझे आप, जैसे ही कोलिजन होगी, और कोलिजन प्रॉपर होनी चाहिए, प्रॉपर और प्रॉपर एनर्जी के साथ में, मीन्स अगर हल्की कोलिजन होती है तो धीरे कोलिजन में क्या होगा, मॉलिक्यूल्स को इतनी एनर्जी नहीं मिल पाएगी कि उनके बीच के बांड टूट पाएं। तो ओरिएंटेशन प्रॉपर होना चाहिए, साथ में एनर्जी भी ज़्यादा होनी चाहिए। ज़्यादा एनर्जी होगी अगर तो कोलिजन थोड़ी सी ज़्यादा तेज होगी, और कोलिजन तेज होगी तो पुराने बांड टूटने स्टार्ट हो जाएंगे। अब अगली कंडीशन जरा हम दिखा देते हैं। अगली कंडीशन ये है H2 और ये I2। यहां पे क्या होना है, हमने आपसे शुरू में ही बताया था, जैसे ही इफेक्टिव कोलिजन होगी तो ये जो पुराना बांड है, समझे आप, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच का जो पुराना बांड है वो ब्रेक होना स्टार्ट करेगा। इसको हम डॉटेड लाइन से दिखा रहे हैं। हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच का बांड ब्रेक होना स्टार्ट होगा कोलिजन के बाद। और अगली चीज, आयोडीन और आयोडीन के बीच का जो बांड है वो भी ब्रेक होना स्टार्ट होगा। आयोडीन के बीच के बांड भी ब्रेक होने स्टार्ट हो जाएंगे। और बदले में, समझे आप, बदले में क्या होगा, ये हाइड्रोजन और आयोडीन, बदले में हाइड्रोजन और आयोडीन के बीच में नए बांड बनने स्टार्ट होंगे। तो अभी चीज़ों पर ध्यान दें आप, वाकई में यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो पुराने बांड हैं, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में, आयोडीन आयोडीन के बीच में, ये पुराने बांड कोलिजन के तुरंत बाद टूटने स्टार्ट हो जाएंगे। और हाइड्रोजन आयोडीन के बीच में नए बांड, यहाँ भी हाइड्रोजन आयोडीन के बीच में नए बांड बनने स्टार्ट हो जाएंगे। और कुछ टाइम के बाद जबकि पुराने बांड टूट चुके होंगे और नए बांड बन चुके होंगे तो कंडीशन क्या होगी, तो कंडीशन कुछ ये दिखेगी। ये HI के बीच में बांड पूरी तरीके से बन चुका है, ये वाला बांड जो बन रहा था वो बांड बन चुका है। और यहाँ भी HI के बीच में बांड, दूसरा वाला HI के बीच में यहाँ भी बांड बन चुका है। इस तरीके से क्या मिला, एक HI तो हमको यहाँ पे मिला और दूसरा हाइड्रोजन आयोडाइड हमको यहाँ पे मिला। तो फाइनल में हमको क्या मिल गया, हाइड्रोजन आयोडाइड के 2 मॉलिक्यूल मिल गए। तो ये तो बात थी किसके बारे में, वाकई में कोलिजन कैसे होती है और कोलिजन होने के बाद में किस तरीके से रिएक्शन इंटरमीडिएट बनता है, किस तरीके से फाइनल प्रोडक्ट बनता है। एक चीज़ आप और समझें, ये जो है ना, ये जो भी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट, या इसी को हम बोलते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। और ये स्टेट वाकई में क्या है,
इस स्टेट को अगर हम फिर से नाम देना चाहें तो हम नाम दे सकते हैं ट्रांजिशन स्टेट। अब वाकई में ट्रांजिशन स्टेट क्या होती है? ट्रांजिशन स्टेट का मतलब होता है बीच की अवस्था। तो ट्रांजिशन स्टेट के मायने ये हो गए कि रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। माने ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं वाकई में न तो ये कम्प्लीटली रिएक्टेंट ही है और न तो कम्प्लीटली प्रोडक्ट ही है। तो ऐसी स्टेट को हम बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट, जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के प्रोसेस में हो, तो ऐसे स्टेट को हम बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। और जिस थ्रेशोल्ड एनर्जी के बारे में हम आपसे बात कर रहे थे, जो कि हमने एनर्जी बैरियर भी बोला था, तो वाकई में वो थ्रेशोल्ड एनर्जी होती क्या है? इसी ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी को ही बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। ये चीज़ें आपने शायद समझा होगा। और अब जरा थोड़ा सा आगे हम चलते हैं। अभी आपने वाकई में ये देखा कि थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते किसको है। तो फाइनली एक बार हम फिर से रिपीट कर देते हैं, किसी भी रिएक्शन में जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हैं उनके बीच में प्रॉपर कोलिजन हो पाए, तो प्रॉपर कोलिजन के लिए रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के पास कम से कम एक डिफिनिट एनर्जी का होना जरूरी है। और प्रॉपर ओरिएंटेशन के लिए मॉलिक्यूल के पास जितनी एनर्जी का होना जरूरी है उसी एनर्जी को हम बोलते हैं उस रिएक्शन की थ्रेशोल्ड एनर्जी। अच्छा, थ्रेशोल्ड एनर्जी को हिंदी में हम बोलते हैं देहली ऊर्जा। ये चीज़ आप याद रखेंगे। तो वो हमने दिखाया भी, और आप यह भी समझते हैं कि वाकई में जो थ्रेशोल्ड एनर्जी होती है वो जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनता है, जो ट्रांजिशन स्टेट बनती है, उसी एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की एनर्जी होती है थ्रेशोल्ड एनर्जी। और आप यह भी याद रखेंगे कि जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स होते हैं, जो ट्रांजिशन स्टेट होती है, वो हमेशा हायर एनर्जी वाले होते हैं। और हायर एनर्जी का मतलब क्या हो गया? लेस स्टेबल, स्टेबिलिटी कम होगी, और स्टेबिलिटी कम होने के नाते ये अपनी एनर्जी फिर से डिक्रीज करेंगे। बात समझे आप? एक बार तो एनर्जी हमने दे के एनर्जी को, रिएक्टेंट की एनर्जी को थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर किया था ताकि रिएक्शन स्टार्ट हो पाए। लेकिन रिएक्शन जब इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बनेगा रिएक्शन का, तो एनर्जी काफ़ी बढ़ गई है। एनर्जी बढ़ने का मतलब स्टेबिलिटी घट गई है, और स्टेबिलिटी वाकई में एनर्जी पर डिपेंड करती है। तो अब क्या होगा? जो एनर्जी ज़्यादा है वो अपनी एनर्जी को रिलीज करेगा, एनर्जी को कम करेगा ताकि स्टेबिलिटी बढ़ पाए। क्योंकि एक चीज़ आप अच्छे से जानते हैं, ज़्यादा एनर्जी कम स्टेबिलिटी और कम एनर्जी ज़्यादा स्टेबिलिटी, ये चीज़ आप जानते हैं अच्छे से। तो एनर्जी अपनी रिड्यूस करेगा ताकि स्टेबल प्रोडक्ट बन पाए। तो इस तरीके से ग्राफ आपने देखा, इसी वजह से ग्राफ इस तरीके से यहाँ पे गया पीक पे और वापस फिर से ग्राफ नीचे आया। तो ये हो गया। और एक चीज़ आपने ध्यान दिया होगा, हम एक टर्म के बारे में आपसे बात करने वाले हैं, और वो टर्म है एक्टिवेशन एनर्जी, जिसको हम डिनोट किससे करते हैं? E से। एक्टिवेशन एनर्जी हिंदी में बोलते हैं सक्रियण ऊर्जा। तो ये एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, ये भी हम इसी में जरा बात कर लेते हैं। तो एक चीज़ आपने समझा होगा, आपने ये देखा कि वाकई में रिएक्टेंट की एनर्जी को जब तक थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर हम नहीं कर देंगे तब तक रिएक्शन स्टार्ट होगा ही नहीं, क्योंकि तब इफेक्टिव कोलिजन नहीं होगी। तो मामला बिल्कुल यही है कि रिएक्टेंट की एनर्जी अभी ये है, तो रिएक्टेंट की एनर्जी को हम थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर करेंगे। इसके लिए एनर्जी देनी पड़ेगी बाहर से। तो रिएक्टेंट की एनर्जी को थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर करने के लिए जितनी एनर्जी और ऐड करनी पड़ती है, देखिए रिएक्टेंट की एनर्जी कम है और इनके बीच में इफेक्टिव कोलिजन होने के लिए जो एनर्जी जरूरी है, जिसको हम थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं, वो ज़्यादा है। तो रिएक्टेंट की एनर्जी को थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर करने के लिए जितनी एनर्जी हमको और बाहर से ऐड करनी पड़ती है, उसी एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये जो लेवल आप देख रहे हैं, ये लेवल वाकई में यही एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी है। तो आपने शायद समझा कि रिएक्शन की थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है, जो कि इफेक्टिव कोलिजन के लिए जरूरी है, वो थ्रेशोल्ड एनर्जी है। और एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है? तो एक्टिवेशन एनर्जी की डिफिनीशन भी आप समझे होंगे। किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के एनर्जी लेवल को थ्रेशोल्ड एनर्जी तक पहुंचाने के लिए जितनी एनर्जी हमको बाहर से ऐड करनी पड़ती है, उसी एनर्जी को हम बोलते हैं उस रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी, सक्रियण ऊर्जा। ये चीजें समझते हैं आप? अभी जैसे हम एग्जाम्पल से जरा समझ लेते हैं। बाय द वे, अगर किसी भी, हम एग्जाम्पल के बारे में बात कर रहे हैं, बाय द वे अगर किसी भी
रिएक्शन में ऐसा हो कि रिएक्टेंट की एनर्जी 30 जूल हो। एग्जाम्पल से ज़रा समझें आप कि थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है, एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, और ये प्रोडक्ट की एनर्जी क्या होगी, रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगा, एंडोथर्मिक होगा, सारी बातें हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो अगर किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट की एनर्जी का लेवल हम 30 जूल माने और इफेक्टिव कोलिजन के लिए जितनी एनर्जी जरूरी है, बाय द वे वो एनर्जी 100 जूल, माने रिएक्टेंट की एनर्जी 30 जूल है, लेकिन जब तक एनर्जी 30 जूल से बढ़कर 100 जूल नहीं हो जाएगी, 100 जूल यहाँ पे क्या हो गया है, ये 100 जूल यहाँ पे रिएक्शन की थ्रेशोल्ड एनर्जी हम दिखा रहे हैं, जो कि इफेक्टिव कोलिजन के लिए या मॉलिक्यूल के बीच में इफेक्टिव कोलिजन के लिए जरूरी भी है। तो ये थ्रेशोल्ड एनर्जी है 100 जूल। तो अब आप समझते हैं रिएक्टेंट की एनर्जी 30 जूल है और इफेक्टिव कोलिजन के लिए जो एनर्जी चाहिए वो 100 जूल है। तो क्या इनके बीच में इफेक्टिव कोलिजन हो पाएगी? इस एनर्जी के साथ में मॉलिक्यूल के बीच में इफेक्टिव कोलिजन हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। तो करेंगे क्या, रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए एनर्जी यहां तक हमको पहुंचाना ही पहुंचाना है ताकि इफेक्टिव कोलिजन हो और रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो पाए। तो हम क्या करेंगे, बाहर से एनर्जी हम ऐड करेंगे ताकि रिएक्टेंट की एनर्जी यहां से यहां तक थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर हो पाए। और आप समझते होंगे कि ये रिएक्टेंट की एनर्जी जो कि 30 जूल है, इसको हमको थ्रेशोल्ड एनर्जी मीन्स 100 जूल के बराबर करना है। तो कितनी एनर्जी हम और ऐड करें, तो बीच में हम ऐड करेंगे कितनी, 70 जूल एनर्जी, 70 जूल ऊर्जा हम बीच में और ऐड करेंगे, तब जाके रिएक्टेंट की एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर हो पाएगी। तो यहाँ पे टर्म आप समझ गए होंगे। यहाँ पे कंडीशन क्या है, यहाँ पे रिएक्टेंट की एनर्जी 30 जूल है, थ्रेशोल्ड एनर्जी 100 जूल है, और एक्टिवेशन एनर्जी निकालने का फार्मूला भी आपको यहाँ से मिलेगा। तो एक्टिवेशन एनर्जी मीन्स ये एक्टिवेशन एनर्जी हमेशा निकालते हैं कैसे, थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस रिएक्टेंट की एनर्जी। तो आपने देखा अभी 70 जूल हमको मिला था, कैसे मिला, थ्रेशोल्ड एनर्जी मीन्स 100 माइनस रिएक्टेंट की एनर्जी 30, तो आपको क्या मिला, 70 जूल, जो कि वाकई में क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी है भी। तो ये टर्म समझें आप। अब जरा हम यहाँ पे यह भी बात कर लेते हैं कि प्रोडक्ट की एनर्जी बाय द वे, अच्छा आप यह तो मानते हैं कि यहाँ पे रिएक्शन जो भी हुआ है, बात को गौर से समझें आप, यहाँ पे जो भी रिएक्शन है, इस रिएक्शन में कम से कम प्रोडक्ट जो है वो रिएक्टेंट से ज़्यादा एनर्जी रखता है। क्यों? क्योंकि ऊपर जाने पे एनर्जी लेवल, ऊपर एनर्जी बढ़ेगी ना, ग्राफ ही ऐसा प्लॉट किया गया है। तो रिएक्टेंट जो है, रिएक्टेंट से ज़्यादा एनर्जी रखता है प्रोडक्ट, ये आपको ग्राफ से समझ में आ गया होगा। बाय द वे प्रोडक्ट की जो एनर्जी है वो हम मान लेते हैं 40 जूल, बात समझे आप। तो इसके माने ये हो गया कि रिएक्टेंट जब भी प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, अच्छा रिएक्टेंट की एनर्जी प्रोडक्ट की एनर्जी में गैप कितना है, तो रिएक्टेंट की एनर्जी और प्रोडक्ट की एनर्जी में जो गैप है वो कितना है, 10 जूल, बात समझे आप। और ज़्यादा किसकी है, प्रोडक्ट की एनर्जी 10 जूल ज़्यादा है रिएक्टेंट की एनर्जी से। माने रिएक्टेंट, ये जो भी रिएक्शन था, इस रिएक्शन में रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट तभी हो पाएगा जबकि टोटली 10 जूल ऊर्जा दी जाए। माने इस रिएक्शन में टोटल 10 जूल एनर्जी खर्च ही होगी। मीन्स यहाँ पे हम एनर्जी चेंजेस को या एंथैल्पी चेंज हम बोलते हैं। तो डेल एच इक्वल टू, पहली बात तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव का मतलब रिएक्शन में एनर्जी दी जा रही है, तो डेल एच पॉजिटिव है, और पॉजिटिव कितना, 10 जूल। ये समझ पाए आप। तो अगर रिएक्शन में एनर्जी रिक्वायर है तो रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन। लेकिन अगर ग्राफ कुछ ऐसे रहा होता, बात समझें आप, अगर ग्राफ कुछ ऐसे रहा होता कि ये रिएक्शन आके यहां पे खत्म होता, तो अभी क्या है, अभी प्रोडक्ट की एनर्जी ये है ईपी, प्रोडक्ट की एनर्जी अभी ये है। और आपने देखा इस कंडीशन में, ये जो नई कंडीशन हमको मिली है, इस नई कंडीशन में आपको पता है कि जो प्रोडक्ट की एनर्जी है वो रिएक्टेंट की एनर्जी से कम है। मींस रिएक्टेंट की एनर्जी घटेगी तब जाके प्रोडक्ट बनेगा, और रिएक्टेंट की एनर्जी घटेगी तब जाके प्रोडक्ट बनेगा। इसके माने हो गया कि यहाँ पे एनर्जी जरूरी नहीं होगी बल्कि रिलीज होगी। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं दूसरी कंडीशन, डेल एच इक्वल टू नेगेटिव, चूंकि अब की बार एनर्जी रिलीज होगी, घटेगी। तो अगर बाय द वे प्रोडक्ट की एनर्जी यहाँ पे 20 जूल है,
तो अब की बार डेल एच इक्वल टू नेगेटिव 10 जूल, माने रिएक्टेंट जब भी प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा तो रिएक्टेंट अपनी एनर्जी कम करेगा, क्योंकि प्रोडक्ट की एनर्जी कम है तो रिएक्टेंट अब की बार अपनी एनर्जी कम करेगा, तब जाके प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा और एनर्जी निकलेगी। तो साइन हमने नेगेटिव यूज़ किया है, कितनी निकल रही है तो आप माइनस कर लेंगे तो हमको कितना मिला 10 जूल। और अगर किसी भी रिएक्शन में एनर्जी लिबरेट होती है तो उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब एक बड़ी बात आप समझ लें, रिएक्शन चाहे एंडोथर्मिक हो चाहे एक्सोथर्मिक हो, रिएक्शन में चाहे एनर्जी देनी पड़े या रिएक्शन में एनर्जी निकले, दोनों ही कंडीशन में ये थ्रेशोल्ड एनर्जी वाला मामला दोनों कंडीशन में रहेगा। एक बार बाद में एनर्जी निकलेगी वो अलग बात है, लेकिन एक बार तो हमेशा किसी भी रिएक्शन में चाहे एंडोथर्मिक हो और चाहे एक्सोथर्मिक हो, दोनों में ये होगा कि रिएक्टेंट की एनर्जी को एक बार तो एनर्जी बैरियर के पार हमको पहुँचाना ही पहुँचाना है। मीन्स रिएक्टेंट की एनर्जी को थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर करना ही करना है, एक बार तो एनर्जी आपको देनी पड़ेगी, ये मानते होंगे आप। कुछ ऐसे समझ लें आप, जैसे अगर कोयला जल रहा हो तो बहुत सारी चीज़ों को वो जला सकता है, लेकिन कोयला जलाने के लिए भी एक बार उसको एनर्जी देनी पड़ती, कम से कम माचिस तो दिखाना पड़ेगा, ये मानते होंगे आप। तो बिल्कुल ऐसे ही समझ लें कि रिएक्शन में एनर्जी लिबरेट हो, एनर्जी निकले वो अलग बात है, लेकिन फिर भी एक बार कम से कम एनर्जी तो देनी पड़ेगी ताकि रिएक्टेंट की एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर हो और उनके बीच में इफेक्टिव कोलिजन हो पाए और रिएक्शन स्टार्ट हो। ये टर्म आप समझते हैं, तो ये हो गया। अभी बिल्कुल लास्ट में आपसे हम एक टर्म के बारे में बात करने वाले हैं, टर्म को हम बोलते हैं मॉलिक्यूलरिटी। किसी भी रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है उसके बारे में हम आपसे बात करने वाले हैं। तो एक चीज़ आप जानते रहें, जैसा कि कोलिजन थ्योरी से आपने देखा भी कि वाकई में कोई भी रिएक्शन तभी स्टार्ट होता है जबकि मॉलिक्यूल्स की या रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की आपस में कोलिजन हो, टक्कर हो, तभी रिएक्शन स्टार्ट होता है। अब वाकई में मॉलिक्यूलरिटी की डिफिनीशन क्या है, किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट मॉलिक्यूल या किसी भी रिएक्शन में जितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करते हैं एक साथ, इस बात पर ध्यान दें आप, किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल कोलाइड तो करेंगे क्योंकि बिना कोलिजन के रिएक्शन होता नहीं है। तो किसी भी रिएक्शन में जितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एक साथ आपस में कोलाइड कर रहे हैं, उन्हीं एक साथ कोलाइड करने वाले रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की संख्या को ही हम बोलते हैं उस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी। ये बात समझे आप। जैसे अगर किसी भी रिएक्शन में ए और ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है बी, अगर किसी भी रिएक्शन में ये दो मॉलिक्यूल एक साथ आपस में कोलाइड कर रहे हैं तो रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी कितनी होगी, फिर रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी 2 होगी। लेकिन अगर किसी भी रिएक्शन में 3 मॉलिक्यूल एक साथ कोलाइड करें, एक साथ कोलिजन होना जरूरी है, कंडीशन यही है कोलिजन एक साथ हो। तो अगर एक साथ में ए, बी और सी के मॉलिक्यूल एक साथ आपस में कोलाइड करें, कोलाइड करने के बाद में कंडीशन क्या हो जाएगी, कोलाइड करने के बाद में कंडीशन ये रहेगी ए, बी और सी। तो यहां पे रिएक्टेंट के 3 मॉलिक्यूल एक साथ में एक ही टाइम पे कोलाइड कर रहे हैं, तो यहां पे मॉलिक्यूलरिटी की वैल्यू 3 है। अच्छा, मॉलिक्यूलरिटी आपको 1 भी मिलेगी। मॉलिक्यूलरिटी 1 होने के मायने क्या है, जैसे मॉलिक्यूलरिटी 2 के सेंस में आप जानते हैं कि 2 मॉलिक्यूल आपस में एक साथ कोलाइड करेंगे। मॉलिक्यूलरिटी 3 के सेंस में भी आप जानते हैं कम से कम 3 मॉलिक्यूल एक साथ में आपस में कोलाइड करेंगे, मॉलिक्यूलरिटी 3 होगी। लेकिन मॉलिक्यूलरिटी 1 भी होती है। मॉलिक्यूलरिटी 1 होने के मायने क्या है, किससे कोलाइड करेगा, अकेला मॉलिक्यूल है तो किससे कोलाइड करेगा। तो यहां पे समझे आप, अगर ए और ए के 2 मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करें और आपको ऐसा लगता होगा कि यहाँ पे मॉलिक्यूलरिटी 1 होगी तो गलत है आप, यहाँ पे मॉलिक्यूलरिटी 2 ही होगी, यहाँ पे मॉलिक्यूलरिटी 1 नहीं है, क्योंकि कुल मॉलिक्यूल 2 हैं। ये एक का पहला मॉलिक्यूल एक का दूसरा मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करेंगे तो मॉलिक्यूलरिटी यहाँ पे 2 होगी, 1 नहीं होगी। 1 कौन सी कंडीशन में होगी वो जरा देखें आप। जैसे मॉलिक्यूल कोई ए है और ये किसी दूसरे मॉलिक्यूल से कोलाइड न करे, बल्कि जिस बर्तन में रिएक्शन हो रहा है, बीकर, फ्लास्क, टेस्ट ट्यूब जो भी है, जिस बर्तन में रिएक्शन हो रहा है उसकी दीवार से टकराएंगे
और तब जाके रिएक्शन कंप्लीट हो। क्योंकि टक्कर के माने क्या, टक्कर जरूरी क्यों है? टक्कर इस नाते जरूरी है क्योंकि टक्कर से इतनी एनर्जी मिल जाती है कि पुराने बॉन्ड टूट सकें। इस बात पर फोकस करें आप। टक्कर जरूरी इस नाते है, जो कि आप कोलिजन थ्योरी देख भी रहे हैं, तो टक्कर जरूरी इस नाते है क्योंकि टक्कर के द्वारा इतनी एनर्जी मॉलिक्यूल को मिल जाती है कि पुराने बॉन्ड टूट सके और रिएक्शन प्रोसीड हो। तो मॉलिक्यूलरिटी 1 का मतलब यही होता है कि जो मॉलिक्यूल है वो किसी दूसरे मॉलिक्यूल से नहीं टकराएगा, बल्कि जो बर्तन है, बीकर, फ्लास्क, जो भी उसकी दीवार से टकराएगा और तब जाके प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। ये तो मॉलिक्यूलरिटी 1 के मायने हैं, ये समझें आप। और एक चीज़ आप और भी समझें, जो मॉलिक्यूलरिटी होती है ना, तो मॉलिक्यूलरिटी की रेंज क्या है? मॉलिक्यूलरिटी कभी भी 0 नहीं होती है, ये चीज़ समझें आप। मॉलिक्यूलरिटी कभी भी 0 नहीं होती है। दूसरी कंडीशन, किसी भी रिएक्शन की जो मॉलिक्यूलरिटी है वो कभी भी 3 से ज़्यादा नहीं होती है। ये बातें समझ पा रहे हैं आप? पहली बात तो मॉलिक्यूलरिटी किसी भी रिएक्शन की कभी 0 नहीं होगी, क्योंकि मॉलिक्यूलरिटी 0 के मायने क्या हो गए? पहली बात तो होता नहीं है। अगर बाय द वे हम मान भी लें तो मॉलिक्यूलरिटी 0 के मायने हो गए नो कोलिजन, कोई भी कोलिजन नहीं हो रही है, और कोलिजन नहीं हो रही माने रिएक्शन भी नहीं होगा फिर। तो मॉलिक्यूलरिटी 0 के मायने ये है। तो मॉलिक्यूलरिटी 0 होती ही नहीं है कभी किसी भी रिएक्शन की, और किसी भी रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी की वैल्यू कभी 3 से ज़्यादा भी नहीं होगी। तो मॉलिक्यूलरिटी की पॉसिबिलिटी क्या क्या है? मॉलिक्यूलरिटी की पॉसिबिलिटी हमेशा है, मॉलिक्यूलरिटी या तो 1 होगी, या तो 2 होगी, या तो 3 होगी। समझ रहे हैं आप? अगली चीज़ ये है कि मॉलिक्यूलरिटी कभी भी फ्रैक्शनल नहीं होती है, कभी भी फ्रैक्शन में, भिन्न में नहीं मिलेगी आपको। कभी भी किसी भी रिएक्शन में ऐसा नहीं होगा कि मॉलिक्यूलरिटी 1/2 हो या मॉलिक्यूलरिटी 3/2 हो। तो रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी कभी भी फ्रैक्शन में नहीं मिलेगी, जब मिलेगी होल नंबर मिलेगी, 1 2 3 यही। तो अब हम जरा इस चीज़ के बारे में चर्चा करते हैं कि रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी 4 क्यों नहीं हो सकती है, 4 क्यों पॉसिबल नहीं है। क्योंकि आप जानते हैं मॉलिक्यूलरिटी की 3 ही कंडीशन है, 1 2 या 3, बाकी कोई भी कंडीशन मॉलिक्यूलरिटी की पॉसिबल नहीं है। तो अभी हम आपसे ये बात करने वाले हैं कि किसी भी रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी 4 क्यों नहीं होती है। एक चीज़ पर ध्यान दें आप, और यहीं से आपको आंसर भी मिल जाएगा। हमने आपसे बोला था कि मॉलिक्यूल्स की एक साथ कोलिजन जरूरी है, माने जितने भी मॉलिक्यूल एक साथ कोलाइड करेंगे किसी भी रिएक्शन में, उन्हीं एक साथ कोलाइड करने वाले मॉलिक्यूल्स की संख्या को ही बोलते रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी। अब जरा ये समझें आप कि एक साथ 2 मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करें, पॉसिबल है ना? एक साथ 3 मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करें, इसकी भी पॉसिबिलिटी है। लेकिन एक साथ में 4 मॉलिक्यूल कोलाइड करें, एक साथ में 4 मॉलिक्यूल कोलाइड करें, इसकी प्रोबेबिलिटी लगभग 0 है। 0 कैसे है वो समझें आप। कल्पना करें आप कि यहाँ पे, ये तो फिलहाल मॉलिक्यूल हमने दिखाया ABCD से, कल्पना करें आप यहाँ पे कोई आदमी है A, वो कोई पत्थर फेंकता है हवा में, यहाँ पे कोई दूसरा आदमी है B, वो भी पत्थर हवा में फेंकता है, और इसलिए फेंक रहे हैं कि इन दोनों के पत्थर आपस में हवा में टकराएं। ठीक है, माने निशाना लगाने वाली बात हो गई। ये पत्थर फेंकेगा हवा में, ये भी पत्थर फेंकेगा हवा में, दोनों के पत्थर आपस में एक साथ टकराएं। पॉसिबिलिटी इसकी है, और इसकी ज़्यादा ही पॉसिबिलिटी है क्योंकि 2 ही पत्थर हैं, टकराने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। बाय द वे, अगर 3 आदमी एक साथ खड़े हैं और तीनों के हाथ में पत्थर है, और तीनों को बोला जाए कि आप पत्थर फेंक के हवा में एक साथ टकराइए, टक्कर एक साथ होना जरूरी है, इस बात पर भी ध्यान दें आप। तो क्या आपको लगता है कि इस चीज़ की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि तीनों एक साथ हवा में पत्थर फेंकें और तीनों के पत्थर एक साथ ही टकराएं ऐसे? तो इसकी पॉसिबिलिटी कम है, बहुत कम है बशर्ते। तो मॉलिक्यूलरिटी 3 की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है। लेकिन अगर 4 आदमी हैं, ABCD, ये 4 आदमी हैं, चारों के हाथ में पत्थर दिया गया और बोला गया कि आप चारों पत्थर हवा में उछालिए और आपके पत्थर एक साथ टकराने चाहिए। पहली बात तो टक्कर ही शायद ना हो पाए, और अगर होगी भी तो एक साथ में होगी, ये भी जरूरी नहीं है। तो इस चीज़ की पॉसिबिलिटी लगभग
प्रोबेबिलिटी इसकी लगभग 0 है। मीन्स ए बी सी और डी चारों के पत्थर एक साथ ही हवा में टकराएं, ये प्रोबेबिलिटी 0 है। इसी तरीके से आप शायद ये भी समझ गए होंगे कि 4 मॉलिक्यूल एक साथ एक ही टाइम पे और प्रॉपर ओरिएंटेशन के साथ में टकराएं, इसकी प्रोबेबिलिटी 0 है। और इसी नाते मॉलिक्यूलरिटी की वैल्यू 4 नहीं होती है, तो 5, 6 और 7 होने का तो सवाल ही नहीं होता है। तो मॉलिक्यूलरिटी जब भी मिलेगी 1, 2 या 3 मिलेगी, ये चीज़ें आप शायद समझ गए होंगे। तो अभी हम एक चीज़ के बारे में और ज़रा बात कर लेते हैं। किसी भी रिएक्शन की जो मॉलिक्यूलरिटी होती है, तो रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी को हमेशा हम बैलेंस रिएक्शन देख के ही बता सकते हैं। जैसे अगर कुछ सिंपल रिएक्शन आपके सामने हम रखें, तो याद रखें आप, रिएक्शन की जो मॉलिक्यूलरिटी है उसको हमेशा हम बैलेंस रिएक्शन के बेसिस पे बता सकते हैं। जैसे अगर रिएक्शन ये है A+2B इक्वल टू प्रोडक्ट, तो आप समझते हैं मॉलिक्यूलरिटी कितनी होगी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऐड कर लेंगे। ये रिएक्शन तब हुआ होगा जबकि A का 1 मॉलिक्यूल और B के 2 मॉलिक्यूल एक साथ, मीन्स तीनों मॉलिक्यूल एक साथ आपस में कोलाइड किए होंगे। तो मॉलिक्यूलरिटी यहाँ पे कितनी है, 3 है। बाय द वे अगर ये रिएक्शन है 3A इक्वल टू प्रोडक्ट, यहाँ पे भी मॉलिक्यूलरिटी की वैल्यू 3 है। अगर रिएक्शन हो गया A+B इक्वल टू प्रोडक्ट, तो मॉलिक्यूलरिटी की वैल्यू आप समझते हैं यहाँ पे कितनी रहेगी, 2 रहेगी। देख पा रहे हैं ना आप, तो मॉलिक्यूलरिटी की वैल्यू यहाँ पे 2 है। या अगर कोई सिंपल रिएक्शन ऐसे होता A इक्वल टू प्रोडक्ट, तो आप यहाँ पे समझते हैं मॉलिक्यूलरिटी इक्वल टू 1। ये चीज़ें आप समझते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख लें H2 + I2 इक्वल टू 2HI, तो मॉलिक्यूलरिटी की वैल्यू 2 है। या 2NO + O2 इक्वल टू 2NO2, तो मॉलिक्यूलरिटी यहाँ पे यहाँ पे 3 है। ठीक है। और देखिए हम अभी आपसे बात करने वाले हैं कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जो होता है उसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है, कैसे निकालते हैं, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होता क्या है, वो भी बात हम आपसे यहाँ पे करने वाले हैं। जैसे अगर हम किसी रिएक्शन के बारे में बात करें 2x, या बाय द वे x हम छोड़ दें, हम आपसे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के बारे में बात करने वाले हैं। हम किसी भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होता है, मॉलिक्यूलरिटी कैसे निकालते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो जैसे कोई रिएक्शन हो गया 2A + 3B इक्वल टू x + y, अगर ये रिएक्शन है, बात ध्यान से समझे आप, तो इस रिएक्शन में आपने देखा, देखने पर आपको लगेगा कि मॉलिक्यूलरिटी की वैल्यू कितनी है, 5, 2 मॉलिक्यूल A के और 3 मॉलिक्यूल B के। तो देखने पे हमको लगेगा कि यहाँ पे मॉलिक्यूलरिटी की वैल्यू 5 है, जबकि आप जानते हैं मॉलिक्यूलरिटी की वैल्यू 3 से ज़्यादा पॉसिबल ही नहीं है। तो आप ये याद रखें, हम आपसे कुछ देर पहले कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के बारे में बात कर रहे थे, तो अब आप ये याद रखें, ऐसे जितने भी रिएक्शन होते हैं जिनमें मॉलिक्यूलरिटी की वैल्यू 3 से ज़्यादा लगती है, 3 से ज़्यादा होती नहीं है कभी, तो ऐसे जितने भी रिएक्शन हैं जिसमें मॉलिक्यूलरिटी की वैल्यू 3 से ज़्यादा लगती है, ऐसे सारे रिएक्शन को हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो ये है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ये तो हमने आपको ये बताया कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन को हम पहचानेंगे कैसे, तो एक बार हम रिपीट कर देते हैं। ऐसे जितने भी रिएक्शन हैं जिसमें देखने पे मॉलिक्यूलरिटी की वैल्यू 3 से ज़्यादा लगे, ऐसे सारे रिएक्शन को हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के बारे में अगली बात, जितने भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होते हैं इस तरीके से जिसमें मॉलिक्यूलरिटी 3 से ज़्यादा लगती हो, तो ऐसे जितने भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होते हैं, ऐसे रिएक्शन कभी भी सिंगल स्टेप में कंप्लीट होते ही नहीं हैं। ये बड़ी बात ध्यान में रखें आप,
ऐसे जितने भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन आपको मिलेंगे जिसमें मॉलिक्यूलरिटी की वैल्यू 3 से ज़्यादा मिले, ऐसे रिएक्शन कभी भी सिंगल स्टेप में कंप्लीट होते ही नहीं है, बल्कि ऐसे रिएक्शन हमेशा कई मल्टी स्टेप में कंप्लीट होते हैं। जैसे बाय द वे इस रिएक्शन के पॉसिबल स्टेप क्या है? फर्स्ट स्टेप में शायद कुछ ऐसा हो, देखिए किसी भी स्टेप की या किसी भी रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी 3 से ज़्यादा हो ही नहीं सकती है, जानते हैं आप। तो फर्स्ट स्टेप में शायद कुछ ऐसा हुआ हो कि 2A माने 2 मॉलिक्यूल A के और 1 मॉलिक्यूल B के आपस में कोलाइड किए हों। यहाँ पे मॉलिक्यूलरिटी की वैल्यू 3 है, ये तो पॉसिबल है, 5 वाला पॉसिबल तो नहीं था, ये तो पॉसिबल है ना। तो बाय द वे रिएक्शन में कुछ ऐसा हुआ हो, पहला स्टेप शायद ये रहा हो कि A के 2 मॉलिक्यूल और B का 1 मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करे और कुछ नया बन जाए यहाँ पे Z, ठीक है। अब अगर कुछ ऐसा हो कि Z जो बना है, Z का मॉलिक्यूल B के अगले मॉलिक्यूल के साथ में कोलाइड करे और यहाँ पे बन जाए बाय द वे यम, ठीक है। अब कुछ ऐसा हो कि ये जो यम है वो B के तीसरे मॉलिक्यूल के साथ में, चूंकि B के 3 मॉलिक्यूल यहाँ पे रहने वाले हैं, तो जो यम बना है इस यम के साथ में B का तीसरा मॉलिक्यूल कोलाइड करेगा और तब जाके प्रोडक्ट हमारा बन रहा है X प्लस वाई। तो रिएक्शन यहाँ पे 3 स्टेप में हुआ है, ये सेकेंड स्टेप है और ये है रिएक्शन का थर्ड स्टेप। पॉसिबिलिटी कुछ भी हो सकती थी, स्टेप यही हो ये जरूरी नहीं है। आपको हम थोड़ा डेमो दे रहे हैं। तो यहाँ पे आपने देखा तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जो हमारा ये था, ये इस तरीके से 3 स्टेप में कंप्लीट हुआ। हम एक बार फिर से रिपीट कर देते, स्टेप यही रहे जरूरी नहीं है, स्टेप 3 ही हो यह भी जरूरी नहीं है। तो कुल मिला के आपको ये बताने का पर्पज़ ये है कि आप समझ जाएं कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन किस तरीके से कई सारे मल्टी स्टेप में कंप्लीट होते हैं। अगर हम तीनों स्टेप को आपस में जोड़ दें, बात समझे आप, तीनों स्टेप को आपस में हम जोड़ दें तो Z इस साइड भी है, इस साइड भी है, कैंसिल हो जाएगा। यम इस साइड भी है, इस साइड भी है, दोनों साइड में है, ये भी जोड़ने पे कैंसिल हो जाएगा। तो ओवरऑल रिएक्शन हमको क्या मिला? ओवरऑल रिएक्शन हमको मिला 2A प्लस 3B इक्वल टू X प्लस वाई, जो कि हमारा फाइनल रिएक्शन भी था। तो अब आपने समझा कि रिएक्शन 3 स्टेप में कंप्लीट हुआ। और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की बात समझिए आप गौर से, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी के मायने होते ही नहीं है, बशर्ते कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के जो स्टेप हैं उन हर स्टेप की अपनी अलग मॉलिक्यूलरिटी होगी। तो पूरे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की कोई मॉलिक्यूलरिटी होती ही नहीं है, जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के स्टेप है ना उनकी मॉलिक्यूलरिटी होगी। जैसे ये पहले स्टेप की मॉलिक्यूलरिटी आपको पता है, थ्री है, देख रहे हैं आप। दूसरे स्टेप की मॉलिक्यूलरिटी कितनी है? 2 है। और तीसरे स्टेप की भी मॉलिक्यूलरिटी 2 है। तो कुल मिला के कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होते हैं? ऐसे रिएक्शन जिसमें मॉलिक्यूलरिटी की वैल्यू 3 से ज़्यादा लगे, जो कि पॉसिबल नहीं है, ऐसे सारे रिएक्शन को हम कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बोलते हैं। और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कभी भी सिंगल स्टेप में कंप्लीट नहीं होते हैं, बल्कि कई सारे स्टेप में कंप्लीट होते हैं और हर स्टेप की अपनी अलग मॉलिक्यूलरिटी होती है। पूरे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की अपनी मॉलिक्यूलरिटी के कोई मायने नहीं है। तो फिलहाल हमने आपसे बात की कोलिजन थ्योरी ऑफ रिएक्शन के बारे में, वो आपने समझा। उसमें कुछ टर्म है उसके बारे में फिर से एक बार हम रिपीट कर देते हैं। कोलिजन थ्योरी ऑफ रिएक्शन में आपने ये जाना कि जब तक मॉलिक्यूल्स या रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में कोलिजन नहीं होगी रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं होता है। और यह भी कंपलसरी नहीं है कि सारे कोलिजन के द्वारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो ही जाएं। तो जिन कोलिजन से रिएक्टेंट मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं उन कोलिजन को हम बोलते हैं इफेक्टिव कोलिजन। और इफेक्टिव कोलिजन के लिए 2 चीज़ें ज़रूरी हैं। पहली बात तो इफेक्टिव कोलिजन के लिए मॉलिक्यूल्स के पास कम से कम एक डिफिनिट एनर्जी का होना ज़रूरी है, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि इफेक्टिव कोलिजन के लिए मॉलिक्यूल आपस में प्रॉपर ओरिएंटेशन के द्वारा कोलाइड करें, ओरिएंटेशन उनका प्रॉपर हो ताकि मॉलिक्यूल्स के सारे एटम एक दूसरे के कांटेक्ट में आ पाएँ।
और अगली बात यह है, आपने यह भी जाना कि किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के बीच में इफेक्टिव कोलिजन हो, उसके लिए जितनी एनर्जी जरूरी है उसी एनर्जी को हम बोलते हैं उस रिएक्शन की थ्रेशोल्ड एनर्जी या हिंदी में दहली ऊर्जा। और फिर आपने यह भी जाना कि किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट के एनर्जी लेवल को, बात समझे आप, किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट के एनर्जी लेवल को थ्रेशोल्ड एनर्जी तक पहुंचाने के लिए जितनी एनर्जी हमको बाहर से ऐड करनी पड़ती है उस एनर्जी को हम बोलते हैं उस रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी। और फाइनली आपने देखा कि मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है, तो किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट के जितने मॉलिक्यूल आपस में एक साथ कोलाइड करते हैं तो उन्हीं मॉलिक्यूल की संख्या को, जो कि एक साथ कोलाइड कर रहे हैं, उन्हीं मॉलिक्यूल की संख्या को हम बोलते हैं उस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी। और मॉलिक्यूलरिटी की वैल्यू जब भी होगी 1, 2 या 3 ही होगी। रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी कभी 0 नहीं होती है, कभी भी 4 से ज़्यादा नहीं होगी, कभी भी फ्रैक्शन में मीन्स भिन्न में नहीं होगी। समझे आप, रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होगी, क्योंकि ऐसा नहीं पॉसिबल है कि आधा मॉलिक्यूल इसका एक मॉलिक्यूल इसका कोलाइड करे। तो आप जानते हैं मॉलिक्यूल आधे मॉलिक्यूल का या फ्रैक्शन में मॉलिक्यूल हो, ये पॉसिबल है ही नहीं। तो इसी नाते रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होती है। और फाइनली आपसे बात की गई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होता है और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी कैसे निकालते हैं, तो ये चीज़ें आप याद रखेंगे। थैंक यू।